हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और नवीन गौतम, अरुण सिंह, रामेंद्र, श्रीकांत गौतम, ज्योति पासवान, कौशल्या यादव, शिव प्रताप, अवधेश कुमार, हरीश कुमार, कुमारी श्वेता चौधरी, ब्रज किशोर, विजेंद्र भारद्वाज, रंजीत, अजय सिंह, एसपी रंजीत, वीरेंद्र कुमार पटेल, निशु पटेल, वीरेंद्र कुमार पाल, सनी चौहान, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, निशा, पूनम सिंह, अतुल मौर्य, रुचि पाल, धर्मराज, नितिन गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, नीतीश, विशाल सोनी, प्रियांशु, शुभम सिंह, सभी का स्वागत भाई, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार में, है ना। प्यारे से परिवार में मेरे भाई, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी मेरे प्यारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि कल आपने जाके एक बार चीज़ों को रिकॉल किया होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पता है, एक बार, हाँ, एक बार अगर आप किसी को लेकर नेगेटिव हो जाओगे तो फिर आप उसके लिए हमेशा से नेगेटिव रहोगे। आज मैंने सुबह में नंबर सिस्टम कराया था आप लोगों को, है ना। दो क्लास में मैंने कराने के लिए बोला। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि दो में क्यों करा रहे हो, 20 में कराओ ना। मतलब अगर मैं कंटेंट देने की कोशिश भी कर रहा हूं, या तो उसे 40 क्वेश्चन ले आता, भाई मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं, मैं 40 क्वेश्चन ले आता और मैं कह देता नंबर सिस्टम खत्म हो गया, आप उसमें खुश हो जाते। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कंटेंट ज्यादा लग रहा है और मैंने उसमें दो क्लास बना ली, तो फायदा किसका है, नुकसान किसका है? नुकसान मेरा है, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है। फायदा किसका है? आपका है, आपको एक्स्ट्रा रिवीजन मिल रहा है। लेकिन उसमें भी दिक्कत है, कैसे उनकी मेंटेलिटी को मैं चेंज कर पाऊंगा। चलिए खैर, आइए यहां पे। अच्छा, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हम किसी ओड की मल्टीप्लाई, अगर हम किसी ओड की मल्टीप्लाई मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम किसी ओड की मल्टीप्लाई ओड में करते हैं, विषम की गुणा विषम में करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आता है? अगर हम किसी ओड की मल्टीप्लाई इवन में करते हैं तो क्या आता है मेरे भाई? और अगर हम इवन की मल्टीप्लाई इवन में करते हैं, बेटा ओड को कहते हैं विषम और इवन को कहते हैं सम, ध्यान रखना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, ठीक है, ओड की गुणा ओड में करेंगे तो क्या आएगा? ओड आएगा। ओड की गुणा इवन में करेंगे तो इवन आएगा, और इवन की गुणा इवन में करेंगे तो इवन आएगा। यानी अगर किसी की भी गुणा आप इवन में करते हो तो वो हमेशा इवन ही आता है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं ओड हैं, उनकी गुणा आप आपस में कर रहे हैं, तो ओड ही आएगा गुणा होने के बाद। अब देखना, बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने मुझसे कहा है, मान लीजिए पी क्यू आर एस अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है मेरे भाई? पी और क्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ओड आप लोगों को दी हुई है। पी और क्यू जो है वो ओड आप लोगों को दी हुई है, हटा लो इसे, मैं लिखूंगा। आर और एस जो है वो आप लोगों को इवन दी गई है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर मैं आपसे कहूं ये एस इवन है, यहां भी एस आ रहा है, अगर इवन में किसी की भी गुणा करते हो तो वो इवन आता है, वो भी कह रहा है सम है, तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर आप यहां देखोगे तो एस भी क्या है? इवन है, एस इवन है, और इवन में किसी की गुणा होती है तो वो इवन बन जाता है, दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, दूसरी बात भी ठीक लिखी हुई है। अगर मैं तीसरी को चेक करता हूं, ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, तीसरी को चेक करता हूं, तो अब तीसरी को देख लेते हैं मेरे भाई। पी और क्यू ओड है, ओड ले लेता हूं, मैंने ओड ले लिया 1 और 3। आर और एस इवन है, इवन को मैं ले लेता हूं 2 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन वैल्यूज को मेरे भाई रख दो, है ना। क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर यानी कि 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई में p प्लस s यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होगा जो कि विषम है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि भैया जी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक की चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर किसी भी संख्या की इवन में मल्टीप्लाई होती है, एस को इवन बताया गया है, सम बताया गया है, तो सम में गुणा होने के बाद रिजल्ट सम आता है, उसने भी वही बताया है। पहली बात बिल्कुल ठीक है। सम में गुणा होने के बाद रिजल्ट सम आता है, दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे क्यू और आर की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 2 है, 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 होगा। पी और एस की वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 4 है, 4 और 1 5 हो जाएगा। 25 में 5 की गुणा करेंगे तो 125 आएगा जो कि विषम है, उसने भी विषम बोला है, यानी तीनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, बताइए। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा रोहित यादव, यार मतलब मूर्ख प्राणी क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? मतलब क्या अंतर हो गया मेरे प्यारे दोस्त? मैं इतने धीमे सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी आपको बता के आया हूं कि अगर किसी इवन नंबर में आप किसी की भी गुणा करोगे, चाहे ओड की करो चाहे इवन की करो, रिजल्ट जो आएगा वो इवन ही आएगा। जब उसने आपसे ये कह दिया है कि एस जो है वो इवन नंबर है, तो एस में ये गुणाई तो हो रही है इसकी, तो इवन नंबर में किसी की भी गुणा करो इवन ही तो आएगा, उसने भी इवन बोला है, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। यहां भी एस में गुणा हो रही है, दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर यहां देखें तो यहां आप वैल्यू रख लीजिए, जो मन करे। पी और क्यू को ओड मानना है तो ओड वैल्यूज मान लीजिए, आर और एस को इवन मानना है तो इवन वैल्यूज मान लीजिए। यहां जब आप सॉल्व करोगे, वैल्यू रखोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो विषम आएगा, यानी ओड आएगा। तीनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं। ठीक है, बताइए। चलिए क्वेश्चन समझना थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होता है। अगर मैंने एक अभाज्य संख्या 3 ले ली, एक अभाज्य संख्या 5 ले ली, क्या इन दोनों का योग अभाज्य आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो भाज्य आ रहा है, तो हमेशा तो अभाज्य नहीं होगा। हमेशा तो अभाज्य नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो पहली बात जो है वो बिल्कुल गलत लिखी है। ठीक है, 89 सर अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणज हमेशा एक अभाज्य संख्या होता है। आपने 3 लिख दिया, दूसरी अभाज्य संख्या 5 लिख दी, क्या इन दोनों का गुणनफल जो है वो अभाज्य आएगा? क्या 15 अभाज्य है? बिल्कुल अभाज्य नहीं है, तो दूसरी बात भी गलत है, यानी कि नाइदर 1 नोर 2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ना तो अभाज्य है, न ही भाज्य संख्या है, पहली बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है मेरे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है। ना तो एक को अभाज्य माना गया है, ना एक को भाज्य माना गया है, तो एक नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। अगर मैं यहां देखूं कि सभी अभाज्य संख्या विषम है, बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है बच्चे। ठीक है, 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल कौन सा सही होगा? पहला वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी यहां इसे नहीं, अभी 7th पे आते हैं, है ना।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, थ्योरी के क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। देखिए, आराम से पढ़ना, सोच समझ के आप लोगों को आंसर देने हैं। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या निश्चित होती है। अगर दो परिमेय संख्याएं हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये परिमेय संख्याएं हैं 1/2 और आपका यहां लिखा हुआ है 3/4। 1/2 और 3/4 लिखा हुआ है, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट होगी। आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो निश्चित नहीं होती है, ये इनफाइनाइट होती है। और अगर अपरिमेय संख्याओं की संख्या पूछूं तो वो भी इनफाइनाइट होती है, वो भी इनफाइनाइट होती है मेरे भाई। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या निश्चित होती है? नहीं जी, इनफाइनाइट होती है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है? अनंत होती है, ऑप्शन नंबर 2। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या की संख्या निश्चित होती है? निश्चित तो होती ही नहीं है, निश्चित तो होती ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई केवल और केवल इसमें सेकंड ठीक है, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, आवर्त दशमलव क्या होता है। आवर्त दशमलव क्या होता है, जब आवर्त दशमलव पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि दे आर ऑलवेज रेशनल होते हैं। होते कैसे हैं, थोड़ा सा होल्ड पे रखिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड पे रखिए। आवर्त दशमलव जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये मेरे प्यारे दोस्त हमेशा रेशनल क्यों होते हैं। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सॉल्व करके मुझे बताइए, सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या 2 का घनमूल आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या 8 का घनमूल निकाल सकते हैं? 2 होता है और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, और 0 कल मैंने बताया था एक परिमेय संख्या है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 4 का घनमूल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या 12 का घनमूल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। जिनका वर्गमूल और घनमूल नहीं निकाला जा सकता वो मेरे प्यारे दोस्त सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये थ्योरी वाला थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो चलेगा वो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू चलेंगी, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। फिर आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट चलेगा, वो बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे का पोर्शन कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। पहली अपरिमेय संख्या ली मैंने, पहली अपरिमेय संख्या ली, क्या ये परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। दूसरी अपरिमेय संख्या ये ले ली मैंने, और उसने पूछा है इन दोनों का योग क्या होगा। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये कट गया। या दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। अगर एक परिमेय संख्या मैंने √3 ले ली है और एक परिमेय संख्या मैंने √4 ले ली, √5 ले ली है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये जुड़ने के बाद जो है वो √3 + √5 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय भी आ सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अपरिमेय भी आ सकता है, तो बस उसने यही पूछा है मेरे प्यारे दोस्त कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे भाई इज ऑलवेज अ नेचुरल और इरेशनल? नहीं, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी संयुक्त संख्या वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए,
सबसे पहले मुझे ये बताइए संयुक्त संख्या होती क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कंपोजिट नंबर? संयुक्त संख्या कौन सी होती है? तो मैंने कहा था कि अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या के बारे में बताया था। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी या तो वो 1 से कट रही होती हैं या अपने आप से कट रही होती हैं। संयुक्त संख्या के बारे में बताया था मैंने कि वो संख्याएं जो एक और अपने आप से अलग किसी तीसरे से भी कट रही होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन संख्याओं को संयुक्त संख्या कहा जाता है, यानी भाज्य संख्या कहा जाता है। मेरे भाई 15 क्या एक और अपने आप से अलग भी किसी से कटता है? बिल्कुल कटता है, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अगर 24 की बात करूं तो 2 से ज्यादा फैक्टर इसके भी होते हैं, 33 की बात करूं तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा, है ना। सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है, यदि n और m दोनों धनात्मक सम पूर्णांक हैं, n और m जो है ये दोनों इवन नंबर है, ये दोनों इवन नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, इवन नंबर है। तो आपका जो मन करे वो मान लो। मैंने इसको 2 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया, दोनों इवन नंबर है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप यहां वैल्यू रखिए, जब 2 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। जब 4 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 5 तिया क्या आएगा? 15 आएगा। विषम आना चाहिए। तो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से विषम है? पहला वाला विषम है मेरे भाई। आगे बढ़िए, एन एम दोनों की गुणा करिए, 4 दूनी 8 होगा, 8 में 1 जोड़ोगे 9 आएगा, ये भी विषम आएगा मेरे भाई, दूसरा वाला भी विषम है। एन एम दोनों की गुणा करिए, 8 हो गया, है ना। और मेरे प्यारे दोस्त m को जोड़ना है यानी 4 को जोड़ना है, ये तो विषम नहीं आएगा, ये तो इवन आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला विषम नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कौन से ठीक है? तो आप कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। पहले और दूसरे जो हैं ये केवल विषम संख्या देंगे, बाकी तीसरा वाला विषम नहीं देगा, तीसरा वाला सम संख्या दे रहा है। तो तीसरा वाला इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त, बताइए फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए संख्याओं के अनुक्रम के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2025 में किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, 2025 के किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है इंपोर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, रोहित यादव अगर समस्याएं लिख दोगे तो भाई वो मैं पढ़ लूंगा, है ना। समस्याएं लिख दो, इतनी बड़ी बड़ी कहानी मत लिखो। बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है नीचे दिए गए संख्याओं के अनुक्रम के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक संख्या को 4m+3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है ना, इस रूप में लिखा जा सकता है। ये सारी संख्याएं जो हैं वो इस रूप में लिखी जा सकती हैं। तो इस रूप में लिखने का मतलब है कि 4 से डिवाइड होने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। अगर आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि आप 11 को लिख सकते हो 4 दूनी 8 और 3 11, m की वैल्यू 2 रख सकते हो। जब आप 111 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, यानी 111 को आप क्या लिख सकते हो? 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, यानी 4 गुणा 27 प्लस 3 111 आ जाएगा। कुल मिला के मतलब यह है कि आप इन सारी वैल्यूज को 4m+3 के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि 4 से डिवाइड होने के बाद जो है वो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। जब इसे भी 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, आप 3 के रूप में लिख दोगे। इसे भी डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, इसे भी डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा, इसे भी डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी हम इन सारी संख्याओं को 4m+3 के रूप में लिख सकते हैं। पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी बात, कुछ संख्याएं वर्ग हैं। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसके लास्ट के 2 अंक कभी भी 11 आते हों।
जिसके लास्ट के दो अंक कभी भी 11 आते हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। विनायक 1.0 बैच से पढ़ लूं, इस बैच में कम समझ में आ रहा है, उससे काम चल जाएगा क्या? उसमें भी मैं नहीं पढ़ा है, काम चल जाएगा। ठीक है, मेरे बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 11 आते हो, यानी कि दूसरी बात जो है वो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। अगर दूसरी बात बिल्कुल गलत है तो सही कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। कौन सा नंबर प्राइम नंबर है ये पहचानना अभी नहीं होगा, अभी आप केवल इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। अभी आप यहां आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से सोच के समझना है ना, सोच के करना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर मेरे प्यारे दोस्त, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है? आ जाइए मेरे भाई। अच्छा, आप यहां देखते हैं तो आपने देखा कि ये 7 से कटता है, या ये भी 7 से कटता है। 7 छिंग 42, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इन दोनों में से 7 कॉमन आ सकता है। अच्छा, यहां देखें 81 और 16 में कुछ भी कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई सी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को एक साथ काट सके, यानी कि यही हमारा को प्राइम हो जाएगा। आप कहोगे जी ये किसको काट रहा है? तो मैं कहूंगा 11 इसको भी काट देगा, 3 3 6 में से 6 जाएगा 0, यानी 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77। अगर 11 काट रहा है तो ये को प्राइम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर यहां देखें तो ये 2 भी इसको काट रहा है, 4 भी काटेगा, ये को प्राइम नहीं है। तो ऐसी दो वैल्यूज जो किसी से एक साथ ना कटे उन्हीं को हम को प्राइम कहते हैं, उन्हीं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था, वैसे तो मैंने सुबह वाली क्लास में भी आप लोगों को क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बीच में जो 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ के चल रहा हूं उनके कॉन्सेप्ट जस्ट मुझे अभी बताने हैं, है ना। पहले हम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। थैंक्स सर, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स कब पढ़ाएंगे? आप पढ़ाएंगे भी या नहीं? बेटा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अब प्लीज अब क्वेश्चन मत पूछो, मुझे पढ़ाने दो, है ना। आप समझो मैं सबके रिप्लाई करूंगा तो फिर भाई साहब पढ़ाऊंगा कब? ठीक है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इनका बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मैंने सुबह की क्लास में भी इस क्वेश्चन को कराया था। मैंने आपसे कहा था कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में मेरे प्यारे दोस्त, और 30 से 40 के बीच में, और 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, और 70 से 80 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में, और 90 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या क्या होती है? क्या कोई मुझे बता पाएगा सुबह वाला कोड? क्या सुबह वाला कोड बता पाएगा? सुबह वाला कोड बता पाएगा? क्या मैंने आपको बताया था 44 22 32 23 21? 44 22 32 23 21 ये मेरी अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, तो 0 से 50 के बीच, यानी मैं आपसे यहां से यहां तक पूछूं तो अभाज्य संख्या कितनी आती है? 4 4 8 2 10 2 12 3 15, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। आगे वो कह रहा है कि 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 2 और 2 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी n की वैल्यू जो दी गई है वो 10 दी गई है आप लोगों को।
अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि m माइनस एन किसके बराबर है, तो 15 में से 10 जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे वो 5 के बराबर आ जाएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे वो 5 के बराबर आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है, तो प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कल मैंने आप लोगों को कराया था। मैंने आपसे एक बात बोली थी, है ना, ये भी कल मैंने आप लोगों को कराया था। हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आपसे दो के बारे में बताऊं, ये प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, दो। दो के साथ एक कहानी और जुड़ती है कि दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, वरना सभी अभाज्य संख्या जो होती हैं, वरना सभी अभाज्य संख्या जो होती हैं वो विषम होती हैं। अब उसने मुझसे ये कहा है कि ये तीन अभाज्य संख्याएं हैं, x सबसे छोटी है, y उससे बड़ी है, z उससे बड़ी है। यदि तीनों को जोड़ के जो है वो 102 आ रहा है, तीनों को जोड़ के 102 आ रहा है बच्चे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर तीन अभाज्य संख्याएं हैं आपके सामने और तीनों को जोड़ के जो है वो 102 आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर हम उस अभाज्य संख्याओं में दो को शामिल नहीं करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये सारी की सारी विषम संख्याएं होंगी? अगर ये भी विषम है आप लोगों के सामने, ओड है, ये भी विषम है आप लोगों के सामने और ये भी विषम है आप लोगों के सामने, तो मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कल बताया गया था कि जब भी ओड और ओड को जोड़ेंगे तो इवन बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, और इवन में ओड को जोड़ेंगे तो ओड बनेगा। क्या यहां ओड संख्या दी हुई है, तो आपने कहा ओड नहीं दी गई है। अगर ओड नहीं दी गई है, विषम नहीं दी गई है, तो यह संख्या सम है। अगर यह संख्या सम है तो यह निश्चित है कि इनमें से एक संख्या सम जरूर होगी, और सम जरूर होगी तो मेरे भाई सम का मान कितना होगा, सम का मान 2 होगा, क्योंकि 2 के अलावा कोई सम संख्या नहीं होती है। x सबसे छोटा है, y उससे बड़ा है, z सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी मेरे भाई। x की वैल्यू 2 हो गई। अगर ये 2 प्लस में है तो इधर आके 2 माइनस में हो जाएगा, यानी z की वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगी। z की वैल्यू जो है वो 100, y और z को जोड़ के कितना आना चाहिए, y और z को जोड़ के 100 आना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि z का अधिकतम मान क्या होगा, z का अधिकतम मान क्या होगा, तो मेरे भाई z का अगर अधिकतम मान मैं 93 लेता हूं तो y जो है वो 7 आ जाएगा। भाई 100 में से 93 जाएगा तो 7 आएगा, हो सकता है। z का ये छोटा मान है 97 लेता हूं, जैसे z का मान मैंने 99 ले लिया, सबसे बड़ा मान 99 ले लिया, तो क्या ये मेरा 1 आ जाएगा? क्या ये मेरा अभाज्य संख्या है? नहीं, नहीं है, तो मैं z की वैल्यू 99 नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया। अगर z की वैल्यू मैं 97 ले लेता हूं तो इसमें क्या जोड़ूं कि 100 आ जाए, तो y की वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी। ये भी मेरी अभाज्य संख्या है, ये भी मेरी अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ के 100 भी आ रहा है, यानी z की सबसे बड़ी वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, 97 ले सकता हूं। z की सबसे बड़ी वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, z की मैं सबसे बड़ी वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 97 ले सकता हूं। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है? तो z की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, क्योंकि इन तीनों में z सबसे बड़ा है, तो z की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 97 आएगी, और तीनों अभाज्य आना चाहिए। 99 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसे 99 रखने पर ये 1 आ जाएगा, और 1 मेरा अभाज्य नहीं है, पर उसने कहा है तीनों अभाज्य होने चाहिए, इसलिए मैंने 99 ना लेके ये 97 लिया है। ठीक है भाई मेरे, बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में दूसरी वैल्यूज के साथ मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे।
बेटा एक के बारे में बताया, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। 93 नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक संख्या हो जाएगी, इसका जवाब ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा चला देना इसे, फिर तो 93 से भी चेक नहीं कर सकते। 93 तो खुद एक मतलब कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर थोड़ी ना है, तो 93 तो वैसे भी नहीं होगा। फटाफट बताइए। चार अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई हैं, ये चार अभाज्य संख्याएं हैं, बढ़ते क्रम में ली गई हैं, यानी ए सबसे छोटी है, बी उससे बड़ी, सी उससे बड़ी, डी सबसे बड़ी है। ठीक है, इनमें से प्रथम तीन का गुणनफल, प्रथम तीन का गुणनफल यानी ए गुणा बी गुणा सी, पहले तीन का गुणनफल कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 385 आ रहा है। अंतिम तीन का गुणनफल कितना आ रहा है, बी गुणा सी गुणा डी, अंतिम तीन का गुणनफल कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 1001 आ रहा है। तो इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रथम तीन का गुणनफल 385 है, अंतिम तीन का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो आप हमेशा इसको डिवाइड करना, यहां डिवाइड कर देना। आप देखेंगे बी से बी कट जाएगी, सी से सी कट जाएगी। अब आप ये देखिए मेरे भाई, ये कटेगा किससे, तो आपने कहा कि 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 होता है, और 7 पंजे 35 होता है, 7 एकम 7 होता है, 3 बचेगा, 7 चौक 28 होता है, 7 तिया 21 हो जाएगा। 11 से काटोगे 5 बार कटेगा, 11 से काटोगे 13 बार कटेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहली संख्या क्या आ चुकी है, पहली संख्या 5 आ चुकी है, आखिरी संख्या क्या है, 13 आ चुकी है। अब ये बढ़ते क्रम में थी, 5 से बड़ी कौन सी है आपकी अभाज्य संख्या, 7 है, 7 से बड़ी कौन सी है, 11 है। तो ये वो चार संख्याएं हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अब क्वेश्चन ने कहा है इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या मेरी 5 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या मेरी प्यारे दोस्त क्या है, 5 है। ये क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में बना भी हुआ है। मैंने 4 क्वेश्चन का लिया है, 4 अभाज्य संख्याओं का। बहुत बार क्वेश्चन 3 का बना दिया जाता है, मतलब 3 अभाज्य संख्याएं हैं जो बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। पहली 2 का गुणनफल ये है, अंतिम 2 का गुणनफल ये है, तो बताइए पहली संख्या क्या है। तो करने का तरीका जो है वो सेम रहने वाला है, वो 4 का भी दे सकता है, वो 3 का भी दे सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे भाई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। बच्चे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती क्या है। फेस वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है अंकित मान, फेस वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है अंकित मान, और प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को कहा जाता है स्थानीय मान। दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डेसिमल वाले और एक सीधे सीधे इंटीजर वाले। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैंने आपके सामने कोई संख्या लिखी, मैंने कहा ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 53489, मैं आपसे किसी का भी फेस वैल्यू पूछता हूं, अगर मैं 5 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो 5 की फेस वैल्यू 5 होती है, 3 की फेस वैल्यू 3 होती है, 4 की फेस वैल्यू 4 होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 होती है, 9 की फेस वैल्यू 9 होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त फेस वैल्यू कभी भी आप लोगों की नहीं बदलती। क्लासिफिकेशन रह गया है सर, बेटा वो क्लासिफिकेशन अन्य मतलब चीजों का भी यूज होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस इसलिए छोड़े गए, वो इसी बीच में इसी बैच में कराऊंगा और इसी के साथ साथ कराऊंगा, है ना। जो क्लासिफिकेशन में अभी तक मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि फेस वैल्यू जिसकी भी पूछी जाए, जिस भी अंक की फेस वैल्यू पूछी जाए मेरे प्यारे दोस्त, उस अंक की फेस वैल्यू वही होती है जिसकी पूछी गई है बच्चे। ठीक है, आपने बोला था 2 अभाज्य संख्या सम होती है, बाकी सब विषम, दूसरी कौन सी, बेटा 2 नहीं, केवल 2, केवल 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, वरना सभी अभाज्य संख्या जो है वो विषम है बच्चे, ये बोला है मैंने। ठीक है,
अब बात आती है प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है 53489, मैंने आपसे पूछा कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसे लिख दीजिए और उसके आगे जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दीजिए। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अगर मैं आपसे 3 का स्थानीय मान पूछूं तो 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, 3 के आगे 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दीजिए। अगर मैं 4 का स्थानीय मान पूछूं तो 4 को ऐसे ही लिख दीजिए, 4 के आगे 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। अगर मैं 8 का स्थानीय मान पूछूं तो 8 लिख दीजिए, 8 के आगे 1 अंक है, 1 जीरो लगा दीजिए। और यूनिट डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान सेम होता है। ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये जो इकाई का अंक है, इसका स्थानीय मान और जातीय मान जो रहता है वो सेम रहता है। इसलिए 9 का स्थानीय मान भी 9 रहेगा, 9 का जातीय मान भी 9 रहेगा। अगर डेसिमल में वैल्यू नहीं है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। अब आप कहेंगे जी अगर डेसिमल में वैल्यू आ गई तो फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, समझिए। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 41387956। मैंने ये संख्या आपके सामने लिख दी और मैंने आपसे कहा कि भैया जी यहां डेसिमल लगा हुआ है, यहां डेसिमल लगा हुआ है। अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली, देखिए जातीय मान में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, जातीय मान तो किसी का भी पूछ ले वही उसका जातीय मान होता है। अगर 4 का जातीय मान पूछा जाए तो जातीय मान 4 ही रहेगा, 1 का 1, 3 का 3, 8 का 8, 7 का 7, 9, 5, 6 का 9, 5, 6 रहेगा। ठीक है, तो जातीय मान तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जातीय मान में तो केवल मूर्ख बनाने का काम किया है। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त अगर आपके सामने कोई डेसिमल में वैल्यू आ जाए और आपसे पूछा जाए स्थानीय मान क्या होगा, तो हमें यह देखना है कि स्थानीय मान जो पूछा जा रहा है वो कौन सी वाली डिजिट का पूछा जा रहा है। क्या पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट का पूछा जा रहा है या पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली डिजिट का पूछा जा रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट का पूछा जा रहा है, मान लो 4 का पूछा जा रहा है, तो 4 और पॉइंट के बीच में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दो। 4 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 4000 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 और पॉइंट के बीच में 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दो। अगर मैं 3 का स्थानीय मान पूछूं तो 3 और पॉइंट के बीच में 1 अंक है, 3 जीरो लिख दो। अगर मैं 8 का स्थानीय मान पूछूं तो 8 और पॉइंट के बीच में कोई अंक नहीं है, 8 को ऐसे का ऐसे लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी का मैं स्थानीय मान पॉइंट के राइट हैंड साइड वालों का पूछता हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया जी 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे पॉइंट और 7 के बीच में कोई अंक है, नहीं है, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो। अगर मैं आपसे कहूं 9 का क्या है, तो पॉइंट और 9 के बीच में 1 अंक है, तो पॉइंट और 9 के बीच में 1 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का स्थानीय मान क्या है, तो पॉइंट और 5 के बीच में 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दो। 6 का स्थानीय मान आपसे पूछूं तो पॉइंट और 6 के बीच में 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दो मेरे प्यारे दोस्त, ये आ जाएगा 6 का स्थानीय मान। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर दीजिए कि अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा, पूछता नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ लेता है जब हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती है। जब हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती है तब बहुत बार वो पूछ लेता है। तो बताइए क्या डेसिमल वाले और इंटीजर वाले दोनों पॉइंट क्लियर हैं? क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलें क्या? एक बार थम्स अप करिए और थम्स अप करने के बाद पहला क्वेश्चन संभालिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। पहला क्वेश्चन संभालिए, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके सामने एक नंबर है 468079, उसने कहा है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अच्छा मुझे ये बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगा दो, 70 हो जाएगा। अच्छा 7 का जातीय मान पूछा है तो जिसका पूछा जाए जातीय मान वही होता है। दोनों में डिफरेंस पूछना चाह रहा है तो 70 में से 7 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप कह देंगे जी 63, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा बेटा एक क्वेश्चन डेसिमल का आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताइए।
क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, ये पॉइंट में लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अच्छा, क्या मुझे आप 3 का स्थानीय मान बता सकते हैं? 3 का स्थानीय मान, 3 और पॉइंट के बीच में 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दो, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। अच्छा, मैं आपसे पूछूं 7 का स्थानीय मान क्या है? पॉइंट और 7 के बीच में 1 अंक है तो पॉइंट और 7 के बीच में 1 जीरो लगा देंगे आप लोग। अच्छा, उन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है तो 300 में से 0 7 जाएगा तो 10 में से 7 गया 3 होगा, यहां 9 बचेगा। तो मेरे भाई आप कहेंगे 299.93 हो जाएगा। अगर मैं दोनों का डिफरेंस पूछूं तो आंसर कितना आएगा, तो आप कह देंगे आंसर जो है वो 299.93 आ जाएगा। ठीक है, इसका बताइए। अंकित मान में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का पूछा है अंकित मान, 4 का पूछा है तो 4 का 4 ही रहेगा। अंकित मान तो जिसका पूछा जाए उसका वही रहता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट 59 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए क्या होगा। ये दूसरी डिजिट पूछना चाह रहा है, मतलब 100वां मान पूछना चाह रहा है। तो अभी छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा। नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे आंसर तो जीरो ही आएगा, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं। जब नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने शुरू हो रहा है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। अब आप कहेंगे जी आपने इतने कम क्वेश्चन क्यों कराए हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कहीं नहीं पूछा जाता है, रेयर केस में पूछा जाता है। तो बहुत आसान सा टॉपिक होता है, 2 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, यूनिट डिजिट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज जो है वो यूनिट डिजिट ही हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्त क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए यूनिट डिजिट, हेडिंग बनाइए यूनिट डिजिट। बहुत बेसिक से समझना, इकाई का अंक किसे बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे इकाई का अंक इसे बोला जाता है। इकाई का अंक किसे बोला जाता है ना? यूनिट डिजिट को क्या बोला जाता है? इकाई का अंक किसे बोला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, मैंने कहा 27,461। मैंने आपसे कहा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। तो ये जो सबसे पहली वैल्यू लिखी रहती है, किसी भी अंक में जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू लिखी रहती है वही यूनिट डिजिट होता है, वही इकाई का अंक होता है। हम लोग पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट हो जाएगा। यानी यहां तक तो ठीक है चीजें, लेकिन अगर क्वेश्चन पावर के फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ जाए, क्वेश्चन फैक्टोरियल के रूप में आ जाए, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो ये रहेगी। हम 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे होते हैं, ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे जिन्हें हम अगले 10 मिनट में 15 मिनट में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन की वैरायटी होती है बहुत सारी। पहला क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, आप लोगों के सामने जो है वो नंबर्स दे दिए जाएंगे मल्टीप्लाई में, आप लोगों से कहा जाएगा कि भैया ये आपके सामने जो है वो नंबर लिखे हुए हैं और आप हमें बताइएगा कि इनका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, आपसे कहा गया 513 गुणा 514 गुणा 515 गुणा 516 गुणा 517 गुणा 518 गुणा 519, 519 नहीं लिखते हैं, इसका यूनिट डिजिट बताते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 1013 1015 1017 77 89 83। अब तीनों क्वेश्चन में मुझे यूनिट डिजिट बताइए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे जो केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन में आपके सामने लिखे हुए थे।
तो मुझे इन तीनों क्वेश्चन में यूनिट डिजिट बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट क्या आएगा? मुझे इन तीनों क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट जो है वो क्या आने वाला है? तीनों क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, मुझे मेरे प्यारे दोस्त वो बताना है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथी। कोई भी बालक 405, कुछ 405 बता रहे हैं, कुछ 605 बता रहे हैं, कुछ 400 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या कहता है, उस तरीके को थोड़ा सा सुनिएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त मल्टीप्लाई में चीजें दी गई हो तो आप यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए। 4 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 4 तिया 12 को 2 होता है। हासिल कहां गया जी? पता नहीं, भाड़ में जाए हासिल। 2 आया है ना। इस 2 की गुणा 7 में करोगे 2 सत्ते 14 को 4 आएगा। इस 4 की गुणा 9 में करोगे तो 9 चौक 36 को 6 आएगा। इस 6 की गुणा 2 में करोगे 6 दूनी 12 को 2 आएगा। और 2 की गुणा 7 में करोगे तो 14 को 4 आएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट डिजिट पे 5 मौजूद है, यूनिट डिजिट पे 5 मौजूद है और उस 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई, एक भी सम संख्या आ गई, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 0 होता है। अगर एक भी सम संख्या नहीं आई तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 5 होता है। और अगर एक भी सम संख्या आ गई, एक भी इवन नंबर आ गया, तो उसका रिजल्ट जो है वो ऑलवेज 0 होता है। अब एक बात बताइए, मुझे रूल याद नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं। 3 चौक 12 को 2, 2 पंजे 10 को 0, 0 की गुणा 6 में 0, 0 की गुणा 7 में 0, 0 की गुणा 8 में 0। क्या यहां यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 ही आ जाएगा? अब आपने यहां देखा कि यूनिट डिजिट पर 5 दिया हुआ था, 5 के साथ एक भी सम संख्या नहीं है। अगर एक भी सम संख्या नहीं है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 5 आ जाएगी। अब आप कहेंगे जी मुझे तो रूल याद नहीं है। नहीं है तो कर लो। 3 की गुणा 5 में 3 पंजे 15 को 5, 5 की गुणा 7 में 5 सत्ते 35 को 5, 5 की गुणा 7 में 5 सत्ते 35 को 5, 5 नाम 45 को 5, 5 तिया 15 को 5। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। तो क्या इस चीज में कोई दिक्कत? अगर आपको एक्सप्रेशन के रूप में कोई क्वेश्चन मिलता है तो क्या आप एक्सप्रेशन के रूप में निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे जी एक्सप्रेशन के रूप में निकाल पाएंगे। अब चलते हैं पावर्स के रूप में। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो, 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। या तो इस तरीके से मल्टीप्लाई के रूप में क्वेश्चन बनेंगे, ये टाइप 1 है। टाइप 2 होता है मेरे प्यारे दोस्त जब पावर्स के रूप में क्वेश्चन बनते हैं, जब पावर्स के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 2 कहता है जब पावर्स के रूप में क्वेश्चन बने, जब पावर्स के रूप में क्वेश्चन बने, पावर्स के रूप में, पावर के रूप में क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बने, तो उसे हम टाइप 2 के अंदर रख रहे हैं, उसे हम टाइप 2 के अंदर मेरे प्यारे दोस्त रख रहे हैं। कैसे करें बच्चे? अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं पहले आपसे पूछूंगा, मैंने आपसे कहा 2 की पावर 1 क्या होता है? आपने कहा 2 होता है। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 2 क्या होता है? आपने कहा जी 4 होता है। मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 3 क्या होता है? आपने कहा जी 8 होता है। मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 4 क्या होता है? आपने कहा जी 16 होता है। मैंने आपसे कहा जी 2 की पावर 5 क्या होता है? आपने कहा जी 32 होता है। 2 की पावर 6 क्या होता है? आपने कहा जी 64 होता है। 2 पे सारी पीएचडी कर लो। 2 की पावर 7 क्या होता है? आपने कहा 128 होता है। 2 की पावर 8 क्या होता है? आपने कहा जी 256 होता है। और ऐसे ही सारी चीजें चलती रहेंगी नीचे तक। मैं बस आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा कि जब पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 आता है, जब पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, जब पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 आता है, जब पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। लेकिन 4 के जस्ट बाद जैसे ही पावर 5 आती है यूनिट डिजिट फिर से 2 आ जाता है।
6 आती है यूनिट डिजिट फिर से 4 आ जाता है, 7 आती है यूनिट डिजिट फिर से 8 आ जाता है, 9 आती है 8 आती है तो यूनिट डिजिट फिर से 6 आ जाता है, 9 आएगी फिर से 2 आ जाएगा। यानी हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर दे उसी को साइक्लिसिटी बोला जाता है, उसी को साइक्लिसिटी बोला जाता है। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या आ जाएगी? 2 की साइक्लिसिटी 4 आ जाएगी। यानी जब भी क्वेश्चन पावर के रूप में दिया होगा तो मैं उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके देख लूंगा कि कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। जो रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे दोस्त उसे हम यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, वही हम लोगों का यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे, वही हम लोगों का यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये क्या क्या बात मैंने बोल दी, उनको समझने की कोशिश करिए। जब भी यूनिट डिजिट आपके सामने आए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपके सामने आए, तो आप एक चीज समझ जाना। कौन सी चीज समझ जाए जी? यूनिट डिजिट में अगर पावर का क्वेश्चन आए, किसी की भी पावर का क्वेश्चन आए, तो आप क्या करना? उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना। किसी की भी पावर हो, किसी की भी पावर हो, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना। जो डिवाइड होने के बाद शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे, उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना। संख्या की यूनिट डिजिट पर पावर के रूप में लगा देना। यही आपके क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होती है, यही आपके क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होती है। अगर मेरे भाई कुछ भी शेष ना बचे, आप ये भी तो कहेंगे भैया जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, 4 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर क्या करना? यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देना। यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देना, वही आपका यूनिट डिजिट बन जाता है। अब आप कहेंगे जी इसका एग्जाम्पल देके समझाओ, कि एग्जाम्पल देके चीजों को कैसे समझेंगे। अब आप ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, आपके सामने दिया हुआ था 122 की पावर 75। एक ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आपसे ये कहा गया है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आपको यूनिट डिजिट बताना। मैंने कहा कि पावर के रूप में जब क्वेश्चन आए तो पावर को 4 से डिवाइड करिए। आपने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेंगे। जो भी रिमाइंडर बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना। 3 बचा था रिमाइंडर, हमने उसे यूनिट डिजिट पे लगा दिया, और 2 की पावर 3 कितना होता है? यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आपने कहा जी अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड होगी, मैंने कहा देखो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है 1412 की पावर 88, 1412 की पावर 88 दी हुई है। आपसे वो यूनिट डिजिट जानना चाहता है कि जब हम इसे खोलेंगे ना तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इकाई का अंक जो है वो क्या आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पावर को जस्ट 4 से डिवाइड कर लो। पावर को 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देना, और 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अगर रिमाइंडर बचे तो यूनिट डिजिट पे वही रिमाइंडर लगा दो, अगर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो पावर 4 लगा दो। बेटा दहाई का अंक अलग है, बिल्कुल दहाई का अंक अलग है, अभी थोड़ा सा वेट करो, कराऊंगा। यूपीएसआई में पूछा जाता है दहाई का अंक, है ना, लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछी जाती है। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपके सामने यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए, आप 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, 4 से डिवाइड करके देख लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, वही आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा।
और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो मेरे भाई पावर 4 लगा देंगे, वही आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा, वही आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल यहां पे कुछ स्पेशल चीजें हैं, वो स्पेशल चीजें आप भी जानते हैं। अगर यूनिट डिजिट पर, बेटा लास्ट पॉइंट बता रहा हूं इस पे, फिर फैक्टोरियल की तरफ आपको लेके चलूंगा। अगर यूनिट डिजिट पर कभी भी आप लोगों के 1 दिख जाए, कभी भी 0 दिख जाए, कभी भी 5 दिख जाए, कभी भी 6 दिख जाए, अगर यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कुछ दिख जाए तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यूनिट डिजिट पे 1 दिख रहा है तो इसका फाइनल यूनिट डिजिट भी 1 होगा, और 0 दिख रहा है तो इसका 0 होगा, 5 दिख रहा है तो 5 होगा, और 6 दिख रहा है तो 6 होगा। सर ऐसा क्यों होता है? बेटा बताया तो है, सारी कहानी बता तो दी, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे 5, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे और आप मुझे बताएंगे फटाफट आंसर। मैंने कहा 515 की पावर 786, मैंने आपसे कहा 1066 की पावर 2048, मैंने आपसे कहा 310 की पावर 989, मैंने आपसे कहा 786 की पावर 914, मैंने आपसे कहा 881 की पावर 1022। आप मुझे आंसर बताइए कि इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे। आप मुझे आंसर बताइए कि इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे, इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्त। यूनिट डिजिट फटाफट बताइए भाई, इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे। मैं भी आपको बता के आया हूं, अगर यूनिट डिजिट पे कहीं भी आपको 1 0 5 6 दिखाई दे, यहां क्या दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट पे? 5, यहां 6, यहां 0, यहां 6, यहां 1, सारे वही दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई दे वही उसका यूनिट डिजिट होता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां 5 दिख रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, अगर यहां 6 दिख रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, अगर यहां 0 दिख रहा है तो 0 हो जाएगा, अगर यहां 6 दिख रहा है तो 6 हो जाएगा, और अगर यहां 1 दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। अगर इनसे अलग यूनिट डिजिट और कुछ होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, वही हम लोगों के क्वेश्चन का जवाब होता है। और अगर पूरा पूरा कट जाए तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देंगे, वही हमारे क्वेश्चन का जवाब होता है। क्या ये चीज इस समझ में आई? इनका डायरेक्ट होता है, अगर इन्हें इस वाले रूल से करोगे तो भी आ जाएगा, और डायरेक्ट याद रखोगे तो भी आ जाएगा। ये वाला रूल जो है वो सदाबहार रूल है, ये हर किसी पर लग जाएगा, लेकिन अगर इनका याद होगा तो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और बचा है, उस पॉइंट को और लिख लेता हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्त सुनना, 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। 4 की पावर 4 क्या होता है? 256 होता है। अब आप थोड़ा सा महसूस करिए एक बात, अगर पावर मेरे पास ओड है 4 की तो यूनिट डिजिट क्या है? 4 है मेरे भाई। अगर पावर मेरे पास इवन है तो यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। यानी यहीं से हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं? कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं कि अगर 4 की पावर कुछ भी सम है तो यूनिट डिजिट हम लोगों का 6 आएगा, और 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट हम लोगों का 4 आएगा। ये चीज आप लोग यहां से याद रखिए। क्या ये रूल से नहीं होगा? भैया मैंने कहा ना, ये वाला रूल तो सदाबहार रूल है, ये तो हर किसी नंबर पे लग जाएगा। लेकिन अगर ये चीजें याद रहेंगी ना, 1560 का यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता, या फिर 4 के केस में हम पावर को देख के पहचान कर सकते हैं कि क्या यूनिट डिजिट आएगा, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा।
जैसे मेरे प्यारे दोस्त 4 का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक हम वैसे ही 9 का नियम पढ़ रहे होते हैं। जब हम 9 की पावर 1 की बात करते हैं तो वो 9 होता है। जब हम 9 की पावर 2 की बात करते हैं तो वो 81 होता है। जब हम 9 की पावर 3 की बात करते हैं तो वो 729 होता है। जब हम 9 की पावर 4 की बात करते हैं तो वो 6561 होता है। यहां से आप क्या समझे मेरे प्यारे दोस्त? सर पूरा कटने पर यूनिट डिजिट में 4 की ही पावर क्यों लगाते हैं, ये पूछ रहे हैं सर। जीरो पावर लगाएंगे, जीरो पावर लगाएंगे तो किसी की भी पावर जीरो होती है तो 1 आता है, उस केस में तो 1 ही आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं किसी संख्या को 4 से डिवाइड करो, वो पूरी पूरी कट रही है, तो पावर 4 लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 4 रिमाइंडर कह लो या फिर पूरा पूरा कटना कह लो, पूरा पूरा कटना कह लो, 4 रिमाइंडर का भी तो वही मतलब है भाई साहब। जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर उतना ही लिख देंगे तो इसका मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड होना, पूरा पूरा डिवाइड होना। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, यहां से आपने क्या कंक्लूड किया? यहां से आपने ये कंक्लूड किया मेरे प्यारे भाई कि 9 की पावर अगर विषम होगी तो आंसर जो है वो कितना आएगा? आंसर 9 आएगा। यहां विषम है, यहां विषम है, आंसर पीछे 9 आ रहा है। 9 की पावर सम होगी तो आंसर 1 आएगा। यहां सम है, यहां सम है, आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों के आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मैं एक बार आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। टाइप नंबर 2, मैंने यहां यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट डाला। मैंने आपसे कहा इकाई का अंक अगर आपके सामने है, पहला टाइप बनता है जब वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आता है, तो आप यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वही आपका यूनिट डिजिट आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जब यूनिट डिजिट पर कहीं 5 दिख जाए, तो 5 के साथ एक भी सम संख्या दिख जाए तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। 5 के साथ एक भी सम संख्या ना दिखे, सारी विषम हो, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप नंबर 2, जब क्वेश्चन पावर्स के रूप में आपके सामने आए, तो मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट डिजिट पर कुछ भी मौजूद हो, एक सदाबहार रूल ये कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड कर लो, जो शेषफल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा दो, वही आपके क्वेश्चन का जवाब होता है। लेकिन अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट पर 4 लगा दो, वही आपके क्वेश्चन का जवाब होता है। लेकिन इस सदाबहार रूल से जब आप बाहर निकलोगे तो कुछ चीजें अगर याद रख लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। मैं कहता हूं अगर यूनिट डिजिट पर कहीं भी आप लोगों को 1560 दिखाई दे दे, 1560 दिखाई दे दे, तो फिर उसके यूनिट डिजिट नहीं बदलते हैं, जो दिखता है वही आपका यूनिट डिजिट होता है। 4 और 9 के केस में हम केवल पावर को चेक करते हैं। 4 के केस में अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 9 के केस में पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, पावर सम विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार थम्स अप कर दीजिए। मैं क्वेश्चन का बॉम्बार्डमेंट आपके ऊपर करने वाला हूं। 11-12 क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाला हूं, उन सबके जवाब आप लोगों को मुझे देने हैं। एक बार थम्स अप करिएगा। जिसे जाना है वो जा सकता है। 2828 सीरीज के अंदर मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं नहीं छोड़ूंगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना? ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं प्यारे दोस्त आप लोगों को ठीक 1:30 के बाद ही छोड़ूंगा। 1:30 के बाद ही छोड़ूंगा। फटाफट बताइए, जिसको जाना है वो चला जाओ। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलो। अब आइए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 7 8 का क्या होगा भैया? ये बताना दिया, 2 3 7 8 का सेम नियम होता है। ये 2 3 7 8 का सेम नियम होता है। ये हर किसी का नियम होता है। 2 पे भी लगेगा, 3 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 0 पे, सब पे लगता है। लेकिन ये मैंने स्पेशल केस बता दिए हैं, 1560 का, 4 का और 9 का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 7 3 का कोई बेटा, 7 3 2 3 7 8 का सबका सेम रूल है, ये डिवाइड करने वाला। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1,
कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, लिखना स्टार्ट करो। 511 की पावर 213 मल्टीप्लाई में 614 की पावर 815 मल्टीप्लाई में 716 की पावर 213। मुझे आपको यह बताना है, पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन 231 की पावर 932 प्लस 722 की पावर 43 प्लस 843 की पावर 944, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन 528 की पावर 1092। चौथा क्वेश्चन 784 की पावर 946। पांचवा क्वेश्चन 819 की पावर 1029। ये 5 क्वेश्चन हो गए। आगे आइए और, ठीक है, आगे आइए। छठा क्वेश्चन 717 की पावर 814 मल्टीप्लाई 318 की पावर 229। सातवां क्वेश्चन 533 की पावर 80 माइनस 22 की पावर 43। आठवां क्वेश्चन 933 की पावर 821। अब आप मुझे बता दीजिए ये 8 क्वेश्चन, और फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। सेम रूल आप लोगों को लगाने हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में बात ना आए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में बात ना आए। बच्चे देखिए मेरे भाई, बात को समझिए। एक का क्या रूल पढ़ के आए हैं? आप पढ़ के आए हैं 1560 में पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक है, इसका यूनिट डिजिट एक रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई है। यहां 4 है, 4 का नहीं। 6 का रूल हम पढ़ के आए हैं, 6 के केस में पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 का 6 रहेगा। 4 के केस में हमने पढ़ा है, पावर को देख लेते हैं। अगर 4 के केस में मेरे प्यारे दोस्त, 4 के केस में अगर पावर सम है तो आंसर 6 आएगा। 4 के केस में पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा। यहां 4 की पावर कैसी है? विषम है, 2 से नहीं कटती है। अब जब विषम होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। अब जब आप तीनों की गुणा करोगे तो 6 चौक 24 एकम 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? कितने बच्चों का जवाब पहले का 4 है? कितने बच्चों का जवाब पहले का 4 है? तो आप कहेंगे जी हमारा 4 है। तो पहले का जवाब जिसका भी 4 है वो राइट मार दीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां बीच में प्लस लगा है। एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है। 2 के केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 ढाई 40 हो जाएगा, 3 बचेगा। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, कर दिया 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि बस बाद के 2 अंकों को देख लो, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब 44 को 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। 3 की पावर 4 81 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। 8 और 1 9 और 1 10, क्या यूनिट डिजिट जो है वो 0 निकल के आएगा? क्या यूनिट डिजिट जो है वो 0 निकल के आएगा? जिसका भी यूनिट डिजिट 0 निकल के आया है वो एक बार पीठ को थपथपाइए कि हां हमने बढ़िया किया है, हमने बढ़िया किया है। ऐसे पीठ को थपथपाइए कि भाई साहब जबरदस्त काम किया है। 0 हम लोगों का आया है, जबरदस्त काम हम लोगों ने किया है। बात समझ में आई? अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो,
4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 2 अंक देख लो। जब 4 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसकी पावर 4 लगा देते हैं, यूनिट डिजिट की पावर 4 लगा देते हैं। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 की गुणा 4 बार करना। आप देखिए 8 अट्ठे 64 को 4, 4 अट्ठे 32 को 2, 2 अट्ठे 16 को 6। क्या इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा? जिन बच्चों का थर्ड का यूनिट डिजिट 6 आया है वो बिल्कुल सही जवाब है, वो बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त। पहले का जवाब 4 होगा, दूसरे का जवाब 0 होगा, और तीसरे का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 4 आ गया है भाई। 4 का क्या रूल पढ़ के आए हो? 4 का रूल पढ़ के आए हैं जी। 4 का रूल हम लोग पढ़ के आए हैं, पावर देख लेंगे। अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 9 के केस में पावर देख लेंगे, अगर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आता है, और अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, क्या ये उस 4 वाले कॉन्सेप्ट से नहीं होंगे, 4 से डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट से? उससे भी हो जाएंगे बच्चे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा। 4 की पावर 2 16 होता है, 16 को 6 आएगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा इसको, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 9 की पावर 1 9 आ जाएगा। तो 4 वाला रूल तो हर जगह लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा। लेकिन उनका स्पेशल देखते ही हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, 6 और 9 आ गया। मैंने यहां देखा भैया, ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया है। पहले इसका आ जाइए। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 लगा दीजिए, आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन बचते हैं जो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा हम लोगों को बेचैन करेंगे। तुमसे बेचैन होके मैं मिली, पता नहीं कैसे गाना है, कितना बेचैन होके तुमसे मिली, क्या पता क्या है, मतलब कुछ भी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं कुछ भी जोड़ा जा रहा है। आइए यहां आइए मेरे भाई, हमारा काम गाना गाने का नहीं है। यहां सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। यहां 7 है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 49, 49 को 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 8 की पावर 1 8 आ जाएगा, और 9 अट्ठे 72 को 2, क्या यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 2 आया है? कितने बच्चों का जवाब 2 आया है? तो आपने कहा जी हम सबका जवाब 2 आ गया। बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है इस वाले क्वेश्चन पे, सवाल उठता है इस वाले क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा हम लोग शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 533 की पावर 80 है, और यहां 22 की पावर 43 लिखा हुआ। 533 की पावर 80 है, और यहां जो है वो 22 की पावर 43 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, समझिए मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आपसे यह कहूं कि पावर को 4 से डिवाइड किया, पावर को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो ये 3 की पावर 4 हो गया। पूरा पूरा कट गया तो ये 3 की पावर 4 हो गया। जब मैंने यहां पावर को 4 से डिवाइड किया तो 4 ढाई 40, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 हो गया। 3 की पावर 4 81, 1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। कितने बच्चों ने इसका जवाब -7 बताया है? कितने बच्चों ने इसका जवाब जो है वो -7 बताया है? बच्चे एक बार मुझे बताइए, क्या आपने कभी कोई संख्या लिखी देखी है? 413 लास्ट डिजिट जो है वो -7 है। क्या आपने कभी ऐसी संख्या लिखी देखी है? क्या बीच में कभी माइनस आएगा? बीच में कभी माइनस आएगा? नहीं आएगा ना। जब भी ऐसी होती है तो हम बराबर वाले से यहां हासिल लेते हैं 1। अगर हमने बराबर वाले से हासिल लिया होगा, यहां 11 बन गया होगा, और 11 में से 8 जाएंगे तो -7 नहीं होगा, 11 में से 8 जाएंगे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। बना लोगे ना? बना लोगे ना? तो आप कहेंगे जी बना लेंगे। पहला टाइप हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला सीख चुके हैं, दूसरा टाइप जो है हम लोग यूनिट डिजिट पावर्स वाले रूप में सीख चुके हैं। अगर मैं तीसरे वाले टाइप की तरफ आपको लेके चलता हूं, तीसरे वाले टाइप की तरफ, तो तीसरा वाला टाइप होता है फैक्टोरियल।
क्रम गुणित जिसे बोला जाता है, फैक्टोरियल क्रम गुणित जिसे बोला जाता है, फैक्टोरियल वालों में यूनिट डिजिट कैसे निकालते? बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत मजे की बात बताऊंगा। क्रम गुणित में कैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बन रहे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से समझिए इस क्रम गुणित का आखिर मसला क्या है मेरे भाई। जैसे मैंने आपसे कहा 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन होता है डंडा खींच के एक बिंदु से रख देंगे, फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है भाई साहब, है ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? आप 4 से स्टार्ट करिए और तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त ये। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 तिया 12 दूनी कितना होता है? 24 हो जाता है। 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाता है। अगर कोई आपसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो आप बता देना कि वो 24 होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कहना 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 3 दूनी 6 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 एकम 2, और 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा अब आप ध्यान से सुनना, पावर की पावर हो तो वो तो क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बनेंगे, पावर की पावर हो तो वो तो क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बनेंगे। अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। मैंने पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाले एक्सप्रेशन का समझाया। दूसरा टाइप जो है वो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को पावर्स वाले क्वेश्चन कराए, और तीसरा टाइप जो है मैं आपके सामने जो है वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस का लेके आ रहा हूं। अब इसी में पावर्स की पावर होगी तो वो भी पावर में काउंट किया जाएगा। जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो बन रहे होते हैं, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 529 और मैंने आपसे कहा इसे 10 से डिवाइड करिए और मुझे शेषफल बताइए कि शेषफल कितना बचेगा। मैंने आपसे कहा कि 529 आपके सामने दिया हुआ है, मुझे 10 से डिवाइड करने पर शेषफल बताइए। तो आप कहेंगे 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है 10 पंजे 50, 2 बचेगा, 10 दूनी 20, 9 इसका शेषफल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 413 लिखा हुआ है, इसे 10 से डिवाइड करिए और बताइए शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा 10 चौक 40, 10 एकम 10, 3 बचेगा। मैंने आपसे कहा 517 आपके सामने दिया हुआ है, मैंने 10 से डिवाइड किया और मैंने आपसे पूछा भैया जी शेषफल क्या बचेगा, तो आपने कहा 517 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। यानी किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल ही यूनिट डिजिट होता है। क्या 9 आया है, 9 ही इसका यूनिट डिजिट है? क्या 3 आया है, 3 ही इसका यूनिट डिजिट है? क्या 7 आया है, 7 ही इसका यूनिट डिजिट है? यानी हमें यहां से यह पता चला कि किसी भी संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही इसका यूनिट डिजिट हो जाता है, वही उसका यूनिट डिजिट होता है। फैक्टोरियल के क्वेश्चन वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 1, है ना। फैक्टोरियल में भी दुनिया भर के टाइप बनते हैं, ध्यान से सुना। टाइप नंबर 1, फैक्टोरियल का टाइप नंबर 1 कैसा होता है? फैक्टोरियल में वो आपको क्वेश्चन देगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, और ऐसे ही करते करते 1000 फैक्टोरियल तक लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आपके समझ से बाहर हैं चीजें। आप कहोगे जी 1000 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ी संख्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? मामला ही पेचीदा हो जाएगा। मैं बस आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि फैक्टोरियल के अंदर पहली बार जीरो कब बनता है? तो आपने कहा 5 फैक्टोरियल में पहली बार जीरो बनता है। आप ये जानते हैं कि जब भी किसी संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही यूनिट डिजिट होगा। ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं।
आपने कहा जब इसमें 5 फैक्टोरियल आया होगा तो 5 फैक्टोरियल में पहली बार 0 बनी होगी और 0 से 0 कट गई होगी। क्या 5 फैक्टोरियल 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? जब आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो 720 आएगा, उसमें भी 0 आई होगी। जब 6 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करोगे वो भी पूरा पूरा कट गया होगा। यानी 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सारे पूरे पूरे कट गए होंगे 10 से। आंसर जो आएगा वो केवल इनकी वजह से आएगा। ये क्वेश्चन 5 फैक्टोरियल से ऊपर था ही नहीं। 5 फैक्टोरियल से ऊपर मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन था भी नहीं मेरे प्यारे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। आप इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, आप इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने कहा 24 और 6 30, 2 32 और 1 33 हो जाएगा। और जब आप 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट जो है वो 3 आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट जो है वो 3 आ जाएगी। सर 10 से डिवाइड क्यों करते हैं? ये कहानी क्यों सुनाई है मैंने? कहानी क्यों सुनाई है? 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आता है वही यूनिट डिजिट आता है, इसलिए 10 से डिवाइड करते हैं। अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो लास्ट 2 डिजिट आएंगे। अगर 1000 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो लास्ट 3 डिजिट आएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? सारी चीज बताते हुए चल रहा हूं आपको, है ना? इतना समय नहीं है सारी बात बताने का, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? टाइप नंबर 1 समझ में आया? 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर बचेगा। 5 से बड़े फैक्टोरियल को आप काट देंगे जब आप 10 से डिवाइड करेंगे। आंसर जो आएगा वो 5 से छोटे फैक्टोरियल की वजह से आएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई। अब इसी फैक्टोरियल के अंदर टाइप नंबर 2 क्या होता है? इसी फैक्टोरियल के अंदर टाइप नंबर 2 क्या होता है? फैक्टोरियल का टाइप नंबर 2 वो कैसे देता है? वो आपसे ये कह देगा कि भैया जी यहां 53 लिखा हुआ है, उसके ऊपर 249 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहां मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहां 56 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 218 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहां 57 लिखा हुआ है और इसके ऊपर 319 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहां 101 लिखा हुआ है, उसके ऊपर 8047 फैक्टोरियल लगा हुआ है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? जब पावर में फैक्टोरियल हो, जब पावर में फैक्टोरियल हो तब कैसे करेंगे? अच्छा एक बात मुझे समझाने की कोशिश करोगे क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करता हूं क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? यानी 4 फैक्टोरियल से ऊपर आप किसी भी फैक्टोरियल को डिवाइड कर लो, क्या वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। समझो बात को। आप जानते हैं यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है पावर को 4 से डिवाइड करना। आपने यहां देखा कि क्या ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल लिखा हुआ है? अगर ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पावर पूरी पूरी कट जाए तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देते हैं, पावर 4 लगा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आइए ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, पावर जो है हम 4 लगा देंगे, पावर 4 लगा देंगे, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, पूरा पूरा कट जाएगा, यहां भी पावर 4 लगा देंगे, और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहां भी पावर 4 लगा देंगे। ठीक है, 3 की पावर 4 81 को 1 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है, 7 की पावर 4 7 की गुणा 4 बार करनी है, 7 की गुणा 4 बार करनी है मेरे प्यारे दोस्त। 7 सत्ते 49 को 9, 9 सत्ते 63 को 3 और 7 21 को 1। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त 6 हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कट कैसे रहा है मेरे भाई पूरा पूरा। अच्छा 249 फैक्टोरियल का मतलब क्या ये नहीं था, 249 गुणा 248 गुणा 247, और ऐसे ही लिखते 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 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब मैं इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है? अगर पूरा पूरा कट रहा है, जब पावर पूरी पूरी कट जाए तो हम लोग पावर में 4 लिख देते हैं। ऐसे ही जब इस फैक्टोरियल को खोलूंगा तो इसमें भी 4 आएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, हम इसकी भी पावर को 4 लिख देंगे। ऐसे इसकी पावर को 4 लिख देंगे, ऐसे इसकी पावर को 4 लिख देंगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल में पहला टाइप मैंने समझाया ये वाला, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं। दूसरा टाइप मैंने समझाया कि अगर पावर में 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आप उसको काट के पावर 4 लिख देंगे। अब इसी में तीसरा टाइप कैसा बनता है, पावर में ना दे के नीचे फैक्टोरियल दे दे। उसने कहा एक फैक्टोरियल की पावर 213 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 514 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 819 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 563 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 749, और ऐसे ही करते 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 100 फैक्टोरियल की पावर 850। आपसे वो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, आपसे वो यूनिट डिजिट पूछ रहा है मेरे भाई। सर एक बचेगा फिर कैसे 4 लगेगा? बेटा एक कहां बच रहा है, ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब है 249 से लिखना स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई करते करते 1 तक चले जाओ। जब आप इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से क्या पूरी पूरी कट रही है? पूरी पूरी कटने का मतलब होता है रिमाइंडर में कुछ ना बचना। तो पूरी पूरी कट रही है, जब पावर पूरी पूरी कटती है तो मैं क्या बता के आया हूं कि यूनिट डिजिट पर हम पावर 4 लगा देते हैं जब पावर पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहां पावर पूरी पूरी कट रही है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी होगा वो पूरा पूरा कटेगा 4 से। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। इसके बाद दोनों का एक मिक्स कराऊंगा, फिर क्लास को खत्म करूंगा। मिक्स मतलब जिसमें नीचे भी फैक्टोरियल हो और ऊपर भी फैक्टोरियल हो, समझिए। एक फैक्टोरियल क्या होता है, एक होता है, एक की पावर कितना है 213। दो फैक्टोरियल क्या होता है, दो होता है, दो की पावर कितना है 514। तीन फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 6 की पावर कितना है 819। चार फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, 24 की पावर कितना है 563। और 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इसकी पावर 749। 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबके यूनिट डिजिट पर 0 रहेगा। सबके यूनिट डिजिट पर अगर 0 है, सबके यूनिट डिजिट पर अगर 0 है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या लिख दिया, मैंने मेरे प्यारे भाई ये यहां पे ऐसा कर लो, 5 फैक्टोरियल की पावर 749, 6 फैक्टोरियल की पावर 814 और 7 फैक्टोरियल की पावर 953। ये मैं आपसे पूछना चाहूँ बस। तो आप कहेंगे भैया 5 फैक्टोरियल में पहली बार 0 आ गया, 0 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 होता है। 6 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, उसकी पावर कुछ भी हो 0 रहेगा। 7 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, उसकी पावर कुछ भी हो 0 रहेगा। यानी हमें बस केवल ये सॉल्व करना। अब आप देखिए, एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, दो के केस में पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 6 के केस में कुछ भी पावर हो 6 ही होता है। 4 के केस में अगर पावर विषम है तो आंसर 4 आता है, पावर सम है तो आंसर 6 आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 4 10 4 14 और 1 15 है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप लोगों में हिम्मत नहीं है ना, आप लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। 1 घंटा 30 मिनट की क्लास में आप 30 बार रोए हैं बीच में, फिर कहते हैं कि आप 8 महीने में कोर्स कैसे खत्म करते हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं? आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो
अपना भला भी नहीं सोच रहे हैं। आज के टाइम में दुनिया इतनी स्वार्थी टाइप हो चुकी है कि वो अपने भले के अलावा उसे कुछ सोचता नहीं है। और आप ऐसे हैं कि आपको अपना भला भी नहीं चाहिए, बस आपको आराम चाहिए। मैंने सुबह में ये कह दिया कि नंबर सिस्टम की मैं 2 क्लास लूंगा, तो आधे लोगों को बेचैनी हो गई कि भाई 2 क्लास क्यों लेगा तू, एक ही ले लेना। वो इसलिए कि दूसरी क्लास में उन्हें पढ़ना पड़ेगा। उन्हें अपना फायदा नहीं चमका। उन्हें खुश होना चाहिए कि एक टीचर वो है जो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है। अगर एक क्लास में नहीं हो रहा है तो वो दूसरी क्लास लेके आने के लिए तैयार है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरी भी 3 बजे दूसरी क्लास है, 2 बजे दूसरी क्लास है। समझ रहे हैं? क्या ये चीज समझ में आई बेटा? फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। फैक्टोरियल के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। टाइप नंबर 1 में अगर मैं बात करूं, अगर सारी चीजें प्लस में दी हुई हैं तो 5 फैक्टोरियल के बाद 0 आ जाता है। 5 फैक्टोरियल के बाद क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, इसको सॉल्व करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। दूसरा टाइप ये बनता है जब पावर्स में फैक्टोरियल लगा हुआ हो। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पावर में कभी फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो आप उसे काट के पावर 4 लिख देना, क्योंकि 4 से बड़ा फैक्टोरियल हमेशा 4 से डिवाइड होता है। और 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम पावर 4 लिखेंगे। ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबकी पावर को 4 लिख दिया, सॉल्व किया तो आंसर ये आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि नीचे फैक्टोरियल लगा देता है। अगर नीचे फैक्टोरियल लगा दिया है तो 5 फैक्टोरियल में पहली बार 0 बन जाएगा यूनिट डिजिट पे। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो मेरे प्यारे दोस्त पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो इसके बाद के क्वेश्चंस को खत्म करिएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा। 2 की पावर में पावर को 4 से डिवाइड करिए, 2 बचेगा। 2 की पावर 2 4 होता है। 6 के केस में पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 4 के केस में पावर अगर विषम है तो 4 आएगा। ठीक है, तो 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15 को 5 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना इतना ही। कल कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, लेकिन कल जो आए हुए क्वेश्चंस है वो कराऊंगा। शुरू के 15 मिनट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट चलेगा और उसके बाद जो है हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चल जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल की तरफ मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद चल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करके पढ़ाई करिएगा। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।